हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्लाटो। इससे पहले मैं प्लाटो के ऊपर 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैं प्लाटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस कर चुका हूँ, प्लाटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन को डिस्कस कर चुका हूँ और प्लाटो की आइडियल स्टेट को डिस्कस कर चुका हूँ। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को देखने से पहले या देखने के बाद आप प्लाटो की आइडियल स्टेट को लाजमी पढ़ें, क्योंकि वो एक मेन कॉन्सेप्ट है और कम्युनिज्म उसका एक पार्ट है। ठीक है। सो अगर आप आइडियल स्टेट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी ऑफ जस्टिस और थ्योरी ऑफ एजुकेशन अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो प्लाटो के ऊपर 3-4 वीडियोस हैं, मैक्सिमम आपका आधा पौना घंटा लगना है। सो आप ये देख लें तो आपका प्लाटो के ऊपर कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को। अच्छा, सबसे पहले हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि इस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की वजह क्या बनी और ज़रूरत क्या पेश है कि इस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म आपने दी। इस बैकग्राउंड से पहले ये बैकग्राउंड ही पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये बात है कि प्लाटो कहाँ पर रहता था। प्लाटो एथेंस के अंदर रहता था। और एथेंस के अंदर क्या चीज़ बहुत ज़्यादा थी, करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा थी और उसका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत फॉल्टी था। उसकी आर्मी जो थी वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थी एथेंस की। और उस वक्त 2 बड़ी स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, एक एथेंस और एक स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा में जंगें जो है वो चलती रहती थी। और स्पार्टा जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है छोटी छोटी जंगें जो है वो भी स्पार्टा जीत जाता था। और स्पार्टा एक बड़ी इनकी दरमियान वॉर हुई थी, पेलोपोनेशियन वॉर, वो भी स्पार्टा जीता था। तो इसी वजह से जो प्लाटो था जो कि एथेंस में रहता था वो स्पार्टा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, क्योंकि स्पार्टा हर चीज में उनसे सुपीरियर था, एक पूरी सुपीरियर स्टेट थी वो। और वो सुपीरियर स्टेट होने की वजह की थी क्योंकि उसके अंदर सेल्फलेस इंडिविजुअल रहते थे जो कि वाकई स्टेट के लिए काम करते थे, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम थे और भी बहुत अच्छी सारी चीजें थी स्पार्टा के अंदर। सो एथेंस की मेन वजह क्या थी, एथेंस के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सेल्फिश इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो वो एक ऐसी स्टेट देना चाहता था जिसके अंदर क्या हो, आइडियल एक स्टेट या अटोपिया टू एंड ऑल अटोपिया, जैसे कि ये बात लिखी हुई है। अटोपिया एक ऐसी इमेजिनरी स्टेट होती है कि जिसके अंदर हर चीज परफेक्ट होती है। तो वो एक ऐसी इमेजिनरी स्टेट देना चाहता था, बनाना चाहता था कि जिसके अंदर सारे जो जिस जिस फिलोसफर ने भी कोई इमेजिनरी स्टेट अपनी बताई है ना, तो वो उनसे सबसे बेहतर हो। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी इमेजिनरी स्टेट दे रहा हूँ जो कि सारे फिलोसफर्स की इमेजिनरी स्टेट्स को खत्म कर देगी। क्योंकि ये उसने खुद बात भी की कि ये बड़ी इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है और उसने कभी भी इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा नहीं। और अच्छा, अब उसकी डायरेक्ट थ्योरी की बैकग्राउंड पे आए थे। अब ये आइडियल स्टेट को हम हल्का सा टच डिस्कस करेंगे, मेन हम कम्युनिज्म के ऊपर आएंगे। अच्छा, उसने कहा कि जैसे कि इंसान 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ब्रेन, हार्ट और बेली के दरमियान, इसी तरह एक स्टेट भी जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। और एक होगा उसके अंदर फिलोसफर रूलर, एक होगा उसके अंदर सोल्जर क्लास और एक होगी उसके अंदर वर्किंग क्लास, जिसके अंदर लेबर्स, क्लर्क्स और बिजनेसमैन होंगे। तो फिलोसफर क्लास क्या होगी, उसने फिलोसफर क्लास को एक्सट्रीम पावर्स दी। क्योंकि ब्रेन का क्या काम क्या होता है, ब्रेन का काम होता है हर चीज को समझना और उसके बाद उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना। लेट अस सपोज अगर ब्रेन मेरा चाहता है कि मैं अपने हाथ को इधर तक लेकर आऊं, तो क्या ये हो सकता है कि मेरा हाथ कहे जी नहीं मैंने नहीं उधर जाना। तो ब्रेन के बाद हमारे इंसान के अंदर ब्रेन के पास एक्सट्रीम पावर्स होती है। सो इसी तरह उसने फिलोसफर रूलर जो था वो उस स्टेट जो उसने स्टेट बताई उसका रूलर होगा। और उसके बाद एक्सट्रीम पावर्स होंगे, इतनी एक्सट्रीम पावर्स कि उसके लिए ना कोई कानून होगा, ना कोई ट्रेडिशन होगा, ना कोई उसके लिए कह ले पब्लिक ओपिनियन मैटर करेगा, ना उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसकी बात जो है वो सबसे हरफ आखिर होगी और कोई भी उसके सामने एहतजाज नहीं कर सकेगा, ना उसका कोई जुडिशियल रिव्यू होगा। तो कह लो फिलोसफर रूलर को उसने बहुत एक्सट्रीम पावर दी। और इसी तरह एक सोल्जर और मिलिट्री क्लास होगी और एक वर्किंग क्लास होगी। जैसे कि हार्ट जो है वो करेज प्रोवाइड करता है, इसी तरह ये जो जिन लोगों के अंदर करेज या स्पिरिट बहुत ज्यादा होगा उनको सोल्जर क्लास के अंदर फेंक देंगे, जिनके अंदर डिजायर और एपेटाइट बहुत ज्यादा होगा उनको लेबर क्लास या वर्किंग क्लास के अंदर फेंक देंगे। ये टोटल 3 स्टेट्स, 3 क्लासेस बनेगी। अब इन 3 क्लासेस के अंदर आपस में इन्होंने कैसे रहना है, ये सारी चीज जो है ना वो मैंने इसकी जो आइडियल स्टेट है उसके अंदर डिस्कस की हुई है। ये अभी इस पॉइंट जिस पॉइंट को हम डिस्कस करें उसके लिए चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब होगा क्या, उसने कहा जब आपने एक फिलोसफर रूलर को इतनी ज्यादा पावर्स दे दी तो आपने उसके लिए उसको सेल्फलेस बनाने के लिए कुछ रूल्स भी रखे। नहीं तो अगर एक बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर्स हो और अगर उसके बीवी बच्चे भी हों और उसकी पूरी फैमिली हो, जैसे एक आम इंसान रहता है, तो ऑब्वियसली वो एक आम इंसान की तरह करप्शन करेगा जैसे कि एथेंस में ऑलरेडी हो रहा था। तो फिर ऐसा क्या उसने नया दिया कि बंदे के पास इतनी पावर्स भी हो और वो कुछ कर भी ना सके। तो उसने क्या कहा कि जो पहली 2 क्लास है, मिलिट्री क्लास और इससे ऊपर वाली क्लास फिलोसफर रूलर वाली क्लास, वो दोनों अपने जो फैमिली सिस्टम है उसको अबंडन उसको एबोलिशन कर देंगे। मतलब कि
ना उनका कोई भाई होगा, ना उनकी कोई बहन होगी, ना उनकी कोई वो शादी कर सकेंगे, ना किसी भी औरत के साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकेंगे, परमानेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है। सो ना कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, परमानेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी भी औरत के साथ, ना उनकी कोई बीवी होगी, ना उनके कोई बच्चे होंगे। और ये जो फिलोसफर रूलर्स होंगे, इनको 6 साल की उम्र में कह लें हर बच्चे को, बल्कि उसने कहा था कि एजुकेशन जो होगी, एज थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी लाजमी देखिएगा, वो भी समझेंगे तो आपको ये सही तरह समझ आएगी। 12 लेकिन मैं समझा देता हूँ। सो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में उसने ये बोला था कि जो आपने फिलोसफर रूलर अगर बनाना है ना, तो उसको बनाने का भी एक पूरा एजुकेशनल सिस्टम होगा, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम होगा, जिसके अंदर आप 6 साल की उम्र में औरत से उसका बच्चा ले लेंगे, माँ से उसका बच्चा ले लेंगे। और क्या होगा फिर कि आप उसको अपने पास ही रखेंगे। सही है। तो कोई 40 साल या 50 साल की पढ़ाई के बाद वो बच्चा जब फिलोसफर रूलर बन जाएगा, तो उस दौरान वो अपने माँ बाप से नहीं मिल सकता। मतलब वो जो उसके बाद वो 6 साल की उम्र के बाद वो उसको उसकी माँ से नहीं मिलवा सकते, और ना वो अपने भाई बहनों से मिलेगा, किसी से भी नहीं मिलेगा, जो इस एजुकेशन का सिस्टम बन जाएगा। सो क्या हुआ, उसने फैमिली सिस्टम को उस अपर क्लास सोल्जर्स क्लास और फिलोसफर क्लास के लिए बिल्कुल खत्म कर दिया, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स जिसको बोलते हैं आप। फिर वो जो अपर टू क्लासेस होंगी, मिलिट्री क्लास और सोल्जर क्लास, ये दोनों क्या करेंगी, इन दोनों के अंदर मटेरियल की टेम्पटेशन खत्म करने के लिए, मतलब कि माल की हवस और माल को जमा करने के लिए जो आपके अंदर एक थॉट होती है, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये क्या किया कि ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कोई ना खरीद सकते हैं, ना ऑन कर सकते हैं, और ना उनका उससे कोई ताल्लुक होगा। सो इसको बोलते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए, एक बड़ी लॉजिकल सी बात है ये, कि एक इंसान के अंदर क्या चीज़ होती है, ये कि मैं अपनी औलाद को अच्छे तरीके से पालूँ और उसको विरासत में ज़्यादा कुछ देके जाऊँ, ताकि उसकी नस्लें बैठ के खाएँ। ऑब्वियसली हर बंदा यही सोच रहा होता है कि यार मेरी औलाद मेरे जाने के बाद अच्छे तरीके से जी ले, मेरे होते हुए भी और मेरे जाने के बाद भी। दूसरा आप क्या सोच रहे होते हैं, आप अपनी जो लाइफ है उसको एक हाई स्टैंडर्ड के अंदर एक लग्जरी लाइफ गुजारना चाहते हैं, जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और जब बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े से बड़े फार्म हाउसेस बनाते हैं, उसके अंदर स्विमिंग पूल बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा ये दोनों चीजें खत्म ही कर दो। उसने कहा कि ना तो वो अपर टू क्लास से शादी करेंगी, ना वो किसी औरत के साथ परमानेंट कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकेंगे, और ना वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। सो इससे क्या होगा, इससे कह लो कि पूरी जो फिलोसफर रूलर क्लास और सोल्जर मिडिल क्लास है, उसके अंदर मटेरियल टेम्पटेशन भी खत्म हो जाएगी, और उसके अंदर लस्ट भी खत्म हो जाएगा चीजों के लिए। फिर वो सेल्फलेस होकर सोचेगा, और तब वो उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इल्म की उस आला सतह पर पहुंच जाएगा, कि जहां पर जाके वो ये फैसले कर सकेगा, बगैर लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले कर सकेगा, और वो ऐसे फैसले कर सकेगा कि जिसके सामने कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। मतलब उसके फैसलों के अंदर इतना नॉलेज, इतना विजडम होगा, क्योंकि वो सेल्फलेस होकर फैसला कर रहा है, उसको उस फैसले में अपना कोई फायदा नहीं होगा, उसका रूलिंग करने में अपना कोई फायदा नहीं है, बस वो रूल करेगा लोगों को एक परफेक्ट वर्ल्ड में रहने के लिए वो रूल करेगा। तो ऐसा वर्ल्ड लोगों को बना के दे कि जिसमें लोग सुकून से रह सके, ना कि उसकी अपनी औलाद, क्योंकि उसकी अपनी औलाद तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना उसकी अपनी बीवी एग्जिस्ट करती है, ना उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सो कह लो कि ये एक उसने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पेश की आइडियल स्टेट के लिए। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसकी जो बाकी 3-4 वीडियोस है, फिर से कह रहा हूँ कि उनको देख लें लाजमी। दूसरा, मेरी चैनल के अंदर और भी काफ़ी लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर इस्लामियत की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी हुई है, जनरल नॉलेज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी हुई है, पाकिस्तान अफेयर्स की लेक्चर सीरीज हो चुकी हुई है, और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो है ना वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई हुई है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वाले पोर्शन को जाकर जरूर गो थ्रू करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लेगा चैनल को, ताकि मेरी नई प्लेलिस्ट कोई स्टार्ट हो रही है या कोई नई वीडियोस अपलोड होती है तो आपको टाइमली मिल सके। शुक्रिया।